हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स इफ टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। नीट की तैयारी एक बहुत लॉन्ग जर्नी रहती है। इसमें काफी बार बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है कि यार नहीं होगा, और जो बच्चा ड्रॉपर है वो बच्चा क्या कर सकता है, वो मार्च के टाइम को पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे। डेली मैं कह रहा हूँ कि डेली की डेली एक पेपर तो सॉल्व कर ही ले, बट स्टार्टिंग की क्लासेस को देख के, आपकी परफॉर्मेंस को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप नीट एग्जाम को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है, आपको किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी है। एक बार खुद से बैठो और अपना ट्रैक बनाओ। मैं कहीं ना कहीं टॉप 10 या टॉप 20 में आता था अपनी क्लास में, बट मैं हमेशा से ट्राई करता था कि मैं कंसिस्टेंटली खुद पे वर्क करूं। इसकी जो रैंक रही वो 10 to 20 रैंक आ रही थी, जो जितने भी बच्चे इसके क्लास में थे। बट स्टार्टिंग की क्लासेस को देख के, आपकी परफॉर्मेंस को देख के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आप नीट एग्जाम को क्लियर करेंगे कि नहीं करेंगे। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जो नीट यूजी में टॉप कर देते हैं, बट नीट पीजी में उनका कभी सिलेक्शन होता ही नहीं है। और काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जो नीट पीजी में टॉप कर देते हैं और नीट यूजी के लिए उन्होंने कई सारे मल्टीपल ड्रॉप्स लिए होते हैं। तो इट पर्टिकुलरली डिपेंड्स कि आप किस टाइम पर कितना सीरियस हो गए और कितना आप मैक्सिमम एफर्ट लगा रहे हैं उस टाइम पर। 5-6 घंटा भी अगर आप कोचिंग के अलावा पढ़ते हो, देन आप मैक्सिमम 99% जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे हो। देखिए, मैं भी अपनी क्लास में कई बार मल्टीपल टाइम्स ये बोलता हूं कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स इफ टैलेंट फेल्स टू वर्क हार्ड। देखिए, आपको कोई भी अगर एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। यहां पर भी ये बच्चा जो है ये यही बोल रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, और डिपेंड नहीं करता कि आप पहले कितना अच्छा पढ़ते थे, अब कितना अच्छा पढ़ रहे हैं। मैंने दो तरीके के बच्चे देखे हैं। एक टीचर की नजर से अगर बताऊं तो काफी बच्चे होते हैं जो 7th 8th तक बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ रहे होते हैं, टॉपर्स में रहते हैं, और जैसे ही उनकी टीनेज एक बार हिट करती है वो बाबू सोना में लग जाते हैं। और एक बार बाबू सोना में लग गए, उसका 9th 10th और 11th 12th सब कुछ खराब हो जाता है, और फिर बाद में ड्रॉप लेते हैं। ड्रॉप लेने के बाद सीरियस होते हैं जब उनके ब्रेकअप वगैरह हो जाते हैं, और फिर वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि 9th 10th में मतलब खराब चल रहे हैं, बट 11th 12th में आते हैं उनको सीरियसनेस पता लगती है कि ये एक एंट्रेंस एग्जाम ऐसा है जो उनका करियर डिसाइड करेगा। अगर उनको डॉक्टर बनना है तो नीट एग्जाम निकालना ही पड़ेगा, और वो इन सब चीजों से दूर रहते हैं और तब एग्जाम क्लियर कर देते हैं अपने पहली अटेम्प्ट में। तो आपको ये देखना है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और एक गुड डायरेक्शन। जैसा कि इसने बताया कि कोचिंग से क्या होता है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है। ये डायरेक्शन जो है ये कंपलसरी है। आजकल नॉलेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, बट आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मेरे मार्क्स में बहुत फ्लक्चुएशंस होते थे। कभी तो मेरे मार्क्स एकदम गिर गए, 610 हो गए, 600 हो गए, कभी बहुत अच्छे आ गए, 690 आ गए, 700 आ गए। देखिए, बच्चों को बहुत ये टेंशन रहती है कि जो उनका मॉक टेस्ट का स्कोर है काफी फ्लक्चुएट कर रहा है। फ्लक्चुएट जब कर रहा है कि पहले 400 नंबर आ गए, फिर 720 स्कोर कर दिए, बट नेक्स्ट टेस्ट में फिर से कम हो गए, तो ये एक नॉर्मल चीज है। कंपटीशन का मतलब तो ये होता है कि आपके पास जो पेपर है आप उसमें दूसरों के कंपैरिजन में कितना स्कोर कर रहे हैं, मेन मायने ये रखता है। आप अपने स्कोर पर नहीं, आप अपनी रैंक पर फोकस करिए कि आपकी रैंक कितनी आ रही है और आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो कितना स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उन लोगों से ही जीतना है। और दूसरी चीज कि कई बार बच्चों को ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये लेवल के क्वेश्चन जो है ना, इस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके नीट एग्जाम में नहीं आते। जब आप एक टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, आपको ये कभी नहीं सोचना है आपको टेस्ट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके नीट के एग्जाम में आ सकते हैं, और 720 अगर आपका स्कोर का टारगेट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं कि वो इधर उधर की चीजें पढ़ रहे होते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें नहीं पढ़ रहे होते। देखिए, नीट ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो आपको करने ही चाहिए। जब आप स्टार्ट करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपको थोड़े से टफ लेवल क्वेश्चंस भी करने हैं। आपको समझना है कि पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल होने की तरफ जा रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। इससे कंपटीशन वाली फीलिंग नहीं आ रही है। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा पेपर आजकल डिफिकल्ट आना चाहिए और फ्यूचर में डिफिकल्ट होने वाला है। देखो, टीचर्स पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मेरे को तो पर्सनली लगता है कोचिंग का रोल 10 to 15% ही होता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि देखो कोचिंग तो सब जा रहे हैं, बट सिलेक्शन कुछ लोगों का ही हो रहा है। देखिए, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जो सिलेक्शन में है वो बच्चे का रोल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू टीचर, बट इनिशियल करवाना, एक चीज को इनिशिएट करवाना जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो टीचर का काफी बड़ा रोल रहता है। और नीट की तैयारी एक बहुत लॉन्ग जर्नी रहती है। इसमें काफी बार बच्चे को ऐसा लगने लग जाता है कि यार नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई है। कई बार आपको ऐसा लगता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार अब तो हो जाएगा, और आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा कम कर देते हैं क्योंकि आपको दिखता है कि आपके आसपास का लेवल इतना नहीं है। उस समय पर वो एक टीचर ही होता है जो इस तरीके का पेपर सेट कर देता है जब आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, कि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे आ जाए ताकि आप पढ़ने पे दोबारा फोकस कर लें, या फिर आपका लेवल बहुत ही नीचे जा रहा है तो वो आपको मोटिवेट कर दे। आपको एक ट्रैक पर रखने का काम जो होता है वो टीचर का ही होता है। एक लाइन बोलता हूँ अपने क्लास में कई बार
कि ना कद बड़ा ना पद बड़ा, जो साथ खड़ा सबसे बड़ा। तो टीचर जो आपके साथ खड़ा है, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, वो सबसे बड़ा है। एग्जाम ओरिएंटेड रहना है पहले 2 महीने, दिसंबर और जनवरी, उसके अंदर आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने हैं। उसके बाद जब आप फेब में आओगे तो जो स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वो थोड़े बोर्ड्स में बिजी हो जाएंगे फेब और मार्च के आसपास। आपको लास्ट 5 मंथ्स में रिवीजन पे फोकस करना है और अपना स्वॉट एनालिसिस में ये कहूंगा कि आपको 5 महीने में 5 बार स्वॉट एनालिसिस जरूर करना है। स्वॉट एनालिसिस यानी कि आपको अपने स्ट्रेंथ वाले टॉपिक पता होने चाहिए, वीकनेस वाले, अपॉर्चुनिटीज वाले और थ्रेट वाले। अब जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है, यहां पर जो बच्चे ने कहा वो कहा कि पहले जो वीक टॉपिक है उनको पूरा करें। अगर आप वीक टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं उनको आप सही से टाइम ना दे पाएं और आपकी जो स्ट्रेंथ है वो भी वीकनेस में चली जाए। तो पहले मैं कहूँगा कि आपने जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक है उनको PYQs को देखते हुए आप पूरा करें। हाँ, इस टाइम पर आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही रहना है आपको और PYQ को अपनी एक गाइड मानना है। PYQ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं। जो लास्ट के 2 मंथ्स होंगे मार्च और अप्रैल, उसके अंदर आप फुल फोकस करें मॉक टेस्ट पे। लास्ट 2 मंथ से पहले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले आपने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आप पे गलत हुए हैं आप उसको मार्क करते हुए चलना। अब जो क्वेश्चंस आपके पास गलत हुए थे आप उनको सही करो और उन पे पहले फोकस करो। फिर यहाँ पर 2 कैटेगरीज के बच्चे हमारे पास रहते हैं। एक बच्चा वो जिसको बोर्ड का एग्जाम देना है, तो मार्च में तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा क्योंकि आप बोर्ड पे मेनली फोकस करेंगे। तो उस टाइम पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो PYQs रहते हैं या जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसको कम से कम एक बार पढ़ लो कि ये क्वेश्चंस आपने कौन कौन से गलत किए थे। और जो बच्चा ड्रॉपर है वो बच्चा क्या कर सकता है, वो मार्च के टाइम को पूरा अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे। ऑल्टरनेट डेज या फिर डेली, मैं कह रहा हूँ कि डेली की डेली एक पेपर तो सॉल्व कर ही ले। एंड बायोलॉजी पे अपना मेन फोकस करके रखना और फिजिक्स या केमिस्ट्री के भी न्यूमेरिकल्स जो हैं या फिर जो फॉर्मूलाज हैं उनको कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहना है आपको, ठीक है। और मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप 100% मान लो। स्टार्टिंग में सुबह सुबह अगर मैं बात करूँ तो बायो पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनऑर्गेनिक पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। ब्रेकफास्ट के बाद आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। जो भी आपने मॉर्निंग में बायो पढ़ा है, इनऑर्गेनिक पढ़ा है, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। देखिए, जो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको आपको अपने नीट एग्जाम के अकॉर्डिंगली सेट करना है। तो आप जब भी मॉक दे रहे हैं तो आपको जो नीट का टाइम रहता है ना 2 to 5:20, उस टाइम पर ही आपको नीट का मॉक टेस्ट देना है। और सुबह आपको पढ़ना है या रात को आपको पढ़ना है, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बिल्कुल रात रात पढ़ते हैं और सुबह उठते हैं फिर एग्जाम देके आते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में सुबह उठते हैं, पूजा करते हैं, सुबह उठते ही अपनी पूरी थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं या फिर मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। इट प्योरली डिपेंड्स ऑन यू। आप अपना देख लो कि आपने 12 साल तो पढ़ लिया है ना। अगर मानो कि फर्स्ट क्लास से आपने स्टार्ट किया था, 12 साल आप पढ़ रहे हैं, तो आपने जो बेस्ट आपका जो रिजल्ट रहा होगा वो कब रहा और आपने किस टाइम पर पढ़ा, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई दूसरा नहीं बता सकता आपको कि आपके लिए कौन सा बेस्ट टाइम है। जो आपने 12 साल में बेस्ट रिजल्ट जहां से लिया है, आप उस टाइम पर पढ़ें। बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स्ड कोई टाइम टेबल या शेड्यूल बनाओ आप, ये ज़रूरी नहीं है, बट हाँ एक ब्रीफ और रफ सा आइडिया होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है आप 10 से 12 घंटे आराम से पुटअप कर सकते हैं। देखिए, हार्ड वर्क तो अल्टीमेटली आपको करना ही है। अब हार्ड वर्क जो रहता है वो ना करेक्ट डायरेक्शन में आपके पास होना चाहिए। आपको अपना जो टाइम टेबल है उसको ट्रैक करना है। ट्रैकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है कि हम अपने ट्रैक को लूज कर देते हैं। आप पढ़ रहे हो, आपने एक टॉपिक उठा लिया, आप उसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीट का एग्जाम होता है वो 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री, आपका बॉटनी, आपका जूलॉजी। तो आपको ये चारों सेक्शन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करके रखना है। एक तरीके से व्हील है एक, और अगर व्हील में से कोई भी सेक्शन आपका सही से काम नहीं कर रहा है तो आप सही से नहीं चल पाएंगे। तो मैं यही कहता हूं कि आपको हार्ड वर्क बनाए रखना है और अपनी स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। आपको किसी दूसरे की स्ट्रेटेजी कॉपी नहीं करनी है। एक बार खुद से बैठो और अपना ट्रैक बनाओ और एक शेड्यूल बना के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि आप सुबह पढ़ते हैं कि रात को पढ़ते हैं।